नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बेटा तुम शादी मत करो, तुम तो कुल देवता बनोगे। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आशा करता हूँ आप सभी कमेंट्स ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रमेश 18 वर्ष का था जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तब से उसने अपनी छोटी बहन 14 वर्षीय कविता व 12 वर्षीय अनामिका व 10 वर्षीय भाई अनिकेत के साथ साथ अपनी माँ का भी पूरा ख्याल रखा और इन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था। रमेश ने एक चाय के ढाबे पर नौकरी शुरू की, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वह अपनी पढ़ाई कोरोस्पोंडेंस के माध्यम से करता रहा। अपने छोटे भाई बहनों की फीस समय पर भरना, घर के लिए सभी जरूरी सामान जुटाना, जिसमें से सभी के लिए कपड़े, राशन, बिजली, पानी आदि सभी कुछ शामिल था। रमेश अपनी थोड़ी सी कमाई से इन सब की पूर्ति करता। यह अलग बात थी कि रमेश के भाई बहनों ने भी कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने थे। सभी सादगीपूर्ण जीवन बिता रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि रमेश की दोनों बहनें अच्छा पढ़ लिख गई और उसकी शादियाँ भी कम दहेज के चलते अच्छे घरों में हो गई। वहीं पर छोटे भाई ने भी डिग्री हासिल करके अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली। रमेश स्वयं तो इंटर पास तक ही स्कूल जा पाया। उसने कॉलेज का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन कोरोस्पोंडेंस के माध्यम से वह भी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था। फिर उसने बीएड भी कर ली। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए रमेश ने न केवल अपने छोटे भाई बहनों को उच्च शिक्षा दिलाई, बल्कि उनकी शादियां भी कर दी। रमेश ने भी शिक्षक वर्ग की भर्ती में अच्छा प्रदर्शन किया और वह भी माध्यमिक विद्यालय में सरकारी टीचर बन गया। रमेश की यह आदत थी कि उसके भाई बहन सब अपने अपने कमरों में देर रात तक पढ़ते रहते और सो जाते, लेकिन रमेश हमेशा से ही अपनी माँ की चारपाई के बगल में अपनी चारपाई बिछाता था और वहीं पर सोता था। जब से उनके पिताजी गुजरे थे, रमेश अपनी माँ का सहारा बन गया था। भाई बहनों की शादी हो गई, लेकिन रमेश आज भी अपनी माँ के कमरे में ही अलग चारपाई बिछाकर सोता था। रमेश लगभग 40 वर्ष के पार हो चुका था और माँ की उम्र 60 पार हो चली थी। इस उम्र में माँ को न जाने कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। वैसे भी शरीर में अब बीमारियों ने घर कर लिया था। रमेश देर रात तक अपनी माँ के पैर दबाता और फिर वहीं पर सो जाता। बहनें अपने अपने घरों की हो गई और छोटा भाई अनिकेत भी अपनी गृहस्थी में रम गया। अब अम्मा को बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिली। इस बार उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार व्यक्त किया। मोहल्ले से बहुत सारी बुजुर्ग औरतें जा रही थी, तो माँ जी भी पुण्य कमाना चाहती थी। यद्यपि अनिकेत और उसकी पत्नी पल्लवी दोनों ही कामकाजी थे और अच्छा कमाते थे, किंतु माँ ने रमेश से ही अपनी इच्छा जाहिर की। रमेश ने अपनी माँ के लिए प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन में टिकट बुक करवा दी और माँ निकल पड़ी अपनी लंबी तीर्थ यात्रा की ओर। 40 वर्षीय रमेश जब काम से थका हारा बाइक से लौटकर घर आता तो घर में सन्नाटा पसरा होता। अम्मा नहीं थी और होती भी तो तब भी वह प्राय अपने ही कक्ष में लेटी रहती। अनिकेत और पल्लवी के विवाह को तो अभी 6 माह ही हुए थे। वे शाम से ही अपने कक्ष में समा जाते तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाते समय ही निकलते और दहेज में मिली अपनी कार से चले जाते। अनिकेत और पल्लवी अक्सर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बाहर ही करके आते। उनकी भी अपनी जिंदगी, वह किसी और की दखल अंदाजी ना तो कभी बर्दाश्त करते और ना ही दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते थे। अभी नई नई शादी हुई थी दोनों की। दोनों ही अपनी किसी अलग ही दुनिया में रहते। रमेश से अनिकेत की बात हुए हफ्ते हफ्ते बीत जाते। रसोई में कभी कोई पैक्ड फूड रखा मिल जाता या फिर दलिया खिचड़ी टाइप का कुछ सादा भोजन बना हुआ रखा मिलता। दलिया खिचड़ी तो प्राय बुजुर्ग माँ ही बनाती होगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब माँ रमेश की बहनों के घर गई होती या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2-4 दिन रहने के लिए चली जाती तो रमेश को बाहर से ही कुछ खाकर आना पड़ता था या फिर रसोई में खुद ही बनाकर खाना पड़ता।
उसकी आदत नहीं थी कि वह अपना हक जताए। आदत से मजबूर हमेशा ही अपना मन मसोस कर रह जाता और जैसे तैसे हर परिस्थिति में गुजारा कर लेता, परंतु मन की पीड़ा किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। अनिकेत के कक्ष की कुंडी खटखटाए, स्वयं भोजन के लिए कहे, ऐसा करने की उसकी इच्छा नहीं होती। दिन भर के बाद यदि अच्छा भोजन ना मिले, वह भी तब जब उसे ही इस घर का कर्णधार कहा जाता हो, तो हृदय रोने लगता है। वैसे तो हमेशा ही बहनें और भाई रमेश को देवता तुल्य कहते थे। दोनों बहनों के वर्ष में आने वाले सभी तीज त्यौहार रमेश को ही याद रहते और माँ भी हमेशा रमेश पर ही अपना हक जताती कि वह बहनों की ससुराल जाए और उनके सभी तीज त्यौहार पहुंचा कर आए। कभी छोटे भाई या उसकी पत्नी से कोई इच्छा जाहिर नहीं कहती तो अम्मा भी उसे देवता ही थी, किंतु बहनों और भाई अनिकेत के विवाह के बाद से वे सिर्फ कहती थी कि किंतु अब वह लाड प्यार करना भूल गई थी। अब रमेश इस घर में सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन मात्र बनकर रह गया था। सभी के काम निकल गए और सभी ने अपनी अपनी गृहस्थी बसा ली। रमेश आज भी वहीं पर अकेला खड़ा था, जहां बरसों पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब जिम्मेदारियां तो कम हो चली थी, परंतु वह नितांत अकेला रह गया था। यात्रा से लौटकर आने पर पड़ोस की कुछ औरतें अम्मा से मिलने आई। दोपहर बाद स्कूल की छुट्टी होते ही रमेश घर आया तो उसे देखकर पड़ोस वाली चाची ने कहा, अरे शकुंतला, अब रमेश का विवाह भी कर दो। देखो बेचारा कैसे रोटी के टुकड़े ढूंढता फिरता है। जब तक तुम बैठी हो घर में बेहिचक आ जाता है, लेकिन सोचो जब तुम नहीं रहोगी तो यह बेचारा क्या करेगा। इसकी कौन सा लुगाई बैठी है जो आकर कमरे में घुस जाएगा, फिर तो बेचारा चौकीदार बनकर रह जाएगा। यदि तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की जो तलाकशुदा है। माँ बोली, अरे बहन, रमेश तो देवता है, भला देवता को वैवाहिक जीवन से क्या मतलब, यह कुल देवता बनेगा। यह तो ऐसे ही खुश है। अपने कमरे में जाते हुए अम्मा की यह बात सुनकर रमेश को लगा कि वह चीख कर कहे कि कौन सा देवता है जिनकी पत्नी ना हो। घर का बड़ा बेटा और जिम्मेदारी होना इतना बड़ा अपराध है। एक इंसान जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने में अपना जीवन लगा दिया, क्या दूसरे सदस्यों की उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन्हें उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? किंतु वह चुप रहा और उस रात बिना भोजन किए ही सो गया। रमेश का मन खिन्न हो चुका था। यह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। लंच टाइम में रमेश को कुछ विचलित देख उसकी सहकर्मी मोनिका उसके पास आई और बोली, क्या हुआ रमेश जी, कुछ तनाव में दिख रहे हो। आप जैसे खुश मिजाज इंसान के लिए यह तनाव बहुत हानिकारक हो सकता है। कृपा अपने दिल की गांठ खोलिए और मुझे खुलकर बताइए अपने दिल की बात। रमेश का व्यवहार स्कूल में अपने सभी सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा था। रमेश एक बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व का इंसान था। मोनिका से उसकी अच्छी बनती थी। मोनिका भी 33 वर्ष के ऊपर की हो चली थी, परंतु उसके सांवले रंग के कारण उसकी शादी अभी तक अटकी हुई थी। दरअसल मोनिका रमेश को शुरुआती दिनों से ही जानती थी और उसके पारिवारिक गुणों के कारण उसे पसंद भी करती थी। एक दो बार तो उसने स्वयं ही रमेश से विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु रमेश ने बड़ी सहजता से उसे टाल दिया था। उसे पता था कि माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, क्योंकि मोनिका निम्न जाति से है और अम्मा ठहरी कुलीन ब्राह्मण। भला मोनिका और रमेश का मिलन कैसे संभव था? लंच के समय प्रतिदिन की भांति मोनिका अपना टिफिन खोलकर बैठ गई और रमेश से टिफिन लेकर आने को कहा। रमेश ने उसे बताया कि आज वह अपना टिफिन नहीं लाया। तब मोनिका ने उसे अपना टिफिन शेयर करने का ऑफर किया। ऐसा वह प्राय करती ही थी। वैसे भी दोनों एक साथ ही लंच करते थे। लंच करते करते रमेश ने कल शाम की घटना का जिक्र मोनिका से किया। मोनिका उसके मनोभाव को समझ गई थी और बोली, शर्मा जी, यह उचित अवसर है, आप स्वीकृति दीजिए। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को रमेश के दिल के ऊपर रखते हुए मोनिका ने कहा, मैं इस भगवान की दुल्हन बनने को तैयार हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको चाहती हूँ,
बल्कि इसीलिए कि आपको अब एक जीवन साथी की आवश्यकता भी है। यदि आप चाहें तो 1-2 साल सजातीय कन्या देख ले, वरना फिर मैं तो हूं ही आपकी राधा। यह कहकर मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम को जब रमेश घर पहुंचा तो मां अपनी चारपाई पर रजाई में दुबकी बैठी थी। कड़ाके की ठंड थी। उसकी आहट पाकर उन्होंने कहा, बेटा रमेश, अनिकेत बहू के साथ सिनेमा देखने गया है, तू बाजार से खाना ले आ, मैं भी उसी में से कुछ खा लूंगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझसे आज खिचड़ी दलिया या कुछ और नहीं बन पाएगा। रमेश ने कहा, माँ मुझे आज भूख नहीं, पेट में गड़बड़ है और अनिकेत को फ़ोन किए देता हूँ, वह आपके लिए खाना लेता आएगा। अम्मा बोली, अरे नहीं, उसे क्यों परेशान करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई ज़्यादा भूख भी नहीं। तू ऐसा कर, 2 कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ, और देख रसोई में डब्बे में कुछ बिस्किट पड़े हों तो वह भी ले आना, वही खाकर सो जाओगी। रमेश अनमने मन से रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाकर लाया और साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी था। अब माँ ने 2-4 बिस्किट खाए और फिर करवट लेकर लेट गई। सुबह जब अनिकेत और पल्लवी ड्यूटी पर जा रहे थे तब रमेश ने अम्मा से तनिक जोर से कहा, माँ आज शाम को मेरी पत्नी मेरे साथ आएगी। अनिकेत और पल्लवी के पैर जहाँ के तहाँ ठिठक गए और अम्मा का सवर उभरा, क्या बहू, तूने विवाह कर लिया? हाय रे, परिवार का नाम डुबो दिया, अपने पिता की नाक कटा दी, अपनी अम्मा को भी कुछ नहीं बताया। हाय रे कुलछन, अब रिश्तेदारों में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे कर्म फूट गए जो तेरे जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा हुआ। हाय रे, हे भगवान, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? अनिकेत और पल्लवी माँ के पास खड़े होकर बोले, क्या भैया, आपने शादी कर ली, किसी को कोई खबर भी नहीं दी? रमेश बोला, किसे बताता और कब बताता? आज 15 दिन के बाद मैंने अभी तुम्हारा सवर सुना है। अब तुम अपनी अपनी खुशियों में व्यस्त हो तो मुझे अकेले ही अपनी खुशियां खोजनी पड़ी। अब यह रमेश नाम का आदमी जो कल तक देवतुल्य था अब अपवित्र हो गया। बरसों में मैं सबके लिए इतना कुछ किए जा रहा हूँ, तब तक तो मैं सबके लिए देवता था, परंतु आज माँ मुझे कोस रही कि मैंने उनकी कोख से जन्म ही क्यों लिया। मुझे क्या चाहिए? मानसिक शांति, परंतु वह कहाँ है? अम्मा को डर सताता है कि कहीं मैं भी छोटे भाई की तरह अपनी पत्नी को लेकर कमरे में घुसा रहूं तो माँ के बुढ़ापे का क्या होगा? वह बुढ़ापे में कमरे में अकेली पड़ी रहेगी। मेरी शादी करने से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। माँ, अब मैं इस देवता से उब गया हूँ, अब सामान्य आदमी बनकर जीना चाहता हूँ। मैंने उसी मोनिका से विवाह करने का मन बना लिया जिसने कविता और अनामिका की शादी में तुम्हारी खूब मदद की थी। तब तुमने ही उसे कहा था कि यदि वह हमारी जाति की होती तो तुम अपने बेटे अनिकेत का विवाह उसके साथ करा देती। यह वही मोनिका है जो कविता की सहेली है। उसे उसकी उम्र का दूल्हा मिल गया। कल हम मंदिर में शादी कर रहे और शाम को वह इस घर में आएगी। मैं जानता हूं कि आप उसे इस घर में रहने की अनुमति नहीं देंगी, लेकिन यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो हम दोनों कहीं और ही रह लेंगे। कुछ पलों के सन्नाटे को अम्मा ने तोड़ते हुए कहा, तो फिर कल मुहे तू कहीं और ही अपना घर बना ले। मैं उस निम्न जाति की लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। वह मेरी रसोई में खाना नहीं बनाएगी, मेरे घर के बर्तनों को नहीं छुएगी। मैं उसके हाथ से पानी पीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। रमेश ने मुस्कुराकर माँ के पैर छुए और फिर दरवाजे के बाहर जाकर घूमा और झुककर माँ घर की देहली को प्रणाम किया और सजल नयनों से बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चला गया। अब उसे देवताओं से मुक्ति मिल चुकी थी। रमेश और मोनिका ने अगले ही दिन मोनिका के घर वालों की सहमति से मंदिर में जाकर शादी कर ली, परंतु रमेश के परिवार से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। रमेश और मोनिका दोनों ही अच्छा कमाते थे। कुछ दिन किराए पर रहे, उसके बाद किस्तों में एक छोटा सा घर खरीद लिया। शादी के 2 साल बाद मोनिका ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया।
अपने बेटों के नामकरण के समय भी अम्मा की नाराजगी दूर नहीं हुई और रमेश द्वारा न्योता भेजने के बाद भी वह नहीं आई, परंतु रमेश की दोनों बहनें अपने भाई के साथ खड़ी थी। छोटा भाई तो आज भी अपनी मस्ती में चूर किसी अलग दुनिया में ही जिंदगी बिता रहा था। उसे न तो अपनी बहनों से कोई मतलब था और ना ही भाई से। रमेश को अपनी माँ के बारे में भी पल पल की खबर रहती थी। पड़ोस वाली चाची बताती कि अनिकेत और उसकी पत्नी अम्मा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। माँ को इस उम्र में स्वयं ही बनाकर खाना पड़ता है। अनिकेत और उसकी पत्नी तो हमेशा ही बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, जो माँ को इस उम्र में पछता नहीं, और माँ आज भी अपने लिए खिचड़ी दलिया ही बनाती। कुछ दिन और बीते। अब अम्मा से चारपाई से उठ पाना भी संभव नहीं हो पाता था। छोटे भाई और बहू ने ना तो पहले कभी अपनी जिम्मेदारी समझी थी और ना ही आज माँ उनके लिए कोई अहमियत रखती थी। एक दिन रमेश के फ़ोन पर छोटे भाई का व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था, भैया हमसे माँ की देखभाल नहीं हो पाएगी। तुम तो जानते हो कि मैं और पल्लवी कंपनी के काम से अक्सर ही बाहर रहते हैं, देर सवेर घर लौटते हैं। माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तुम आकर माँ को अपने पास ले जाओ। माँ बहुत बीमार है, उनकी हालत गंभीर है। हमारी नहीं सुनती। मैं सोच रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं, लेकिन वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं। नौकरी छोड़कर माँ की देखभाल करने घर बैठ गए तो खाएंगे क्या? अब तुम ही संभालो, हमसे नहीं हो पाएगा। रमेश ने जब यह मैसेज पढ़ा तो वह उल्टे पांव माँ को लेने दौड़ पड़ा। रमेश ने घर जाकर देखा तो माँ अपने अंधेरे कमरे में ठंड से ठिठुरती हुई कांप रही थी। रमेश ने कहा, माँ तुमने अपनी क्या हालत बना ली, चलो डॉक्टर के पास दवाई दिला देता हूँ। माँ ने रमेश की आवाज़ सुनी तो आंखों की कोरों में आंसू लुढ़क आए और बोली, अरे रमेश बेटा, तू आ गया? अब हमेशा मेरे पास ही रहेगा ना? तू छोड़ आया ना उस निमन जाति की औरत को। रमेश को अपनी माँ की सोच पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और सोच रहा था कि रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गई। परिस्थितियों को संभालते हुए वह बोला, नहीं माँ, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने उससे ब्याह किया है और वह मेरे 2 बच्चों की माँ है। अब वह मेरी पत्नी, मेरी जीवन संगनी, उससे तो अब मेरा जन्म जन्मांतर का नाता जुड़ चुका है। माँ एक बार फिर से नाराज हो गई और उसके चेहरे पर उदासी फिर से झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, तो फिर तू क्यों आया? रमेश बोला, तुम्हें साथ ले जाने। तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी उम्र बहुत अधिक हो चली, अब अकेले रहने की उम्र नहीं रही। थोड़ा सोचने के बाद माँ बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर माँ ने अपना चेहरा रजाई में छुपा लिया, शायद वह रो रही। रमेश भारी मन से अकेला ही अपने घर वापस लौट आया। मोनिका ने पूछा तो माँ का हाल बताया। अगले दिन मोनिका रमेश को बिना बताए ही अपने ससुराल वाले घर पहुंची तो देखा माँ अंधेरे कमरे में कहरा रही थी। चारपाई के पास एक छोटा सा स्टूल रखा था, जिस पर पानी का खाली जग लुढ़का हुआ था। शायद माँ को प्यास लगी थी। वह आसपास पानी ढूंढ रही थी, लेकिन उठकर पानी लेने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आस पड़ोस से पता चला कि अनिकेत और पल्लवी भी पिछले 5 दिनों से शहर से बाहर कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के चलते जरूरी मीटिंग में गए हुए। तब से माँ अकेली ही है। मोनिका ने साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ तुम्हें कुछ चाहिए क्या? माँ की हिम्मत जवाब दे गई। रजाई से मुंह जरा सा बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करने लगी, परंतु बहुत घना अंधेरा था और बुजुर्ग आंखों की रोशनी भी अब कम हो चुकी थी। वह मोनिका को पहचानने में असमर्थ थी। माँ ने कहा, तुम कौन हो बेटी? मोनिका ने कहा, माँ जी मैं पड़ोस के अतुल की पत्नी हूँ। सासू माँ ने मुझे आपका हाल चाल जानने के लिए भेजा है। पड़ोसी होने के नाते इतना तो फर्ज बनता ही, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं बना कर दे देती हूँ। माँ ने कहा, कुछ नहीं बिटिया, 1 कप चाय बना कर दे दो और अगर हो सके तो थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। कल से कुछ भी नहीं खाया, मैं तो उठ भी नहीं पा रही, बुखार बहुत तेज है। मोनिका ने साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाते हुए माँ को 1 कप चाय के साथ बिस्किट खाने को दिए और फिर पतली सी खिचड़ी बना दी। माँ ने बहुत मन से खिचड़ी खाई। अब उनकी हालत थोड़ी अच्छी लग रही थी। मोनिका इसके बाद इजाज़त लेकर अपने घर आ गई।
शाम को रमेश के आने के बाद उसने सारी बातें उसे बताई। तो दोनों पति पत्नी माँ के घर पहुँचे। रमेश ने कहा, माँ जिद क्यों करती हो? अब तो तुम उस निम्न जाति की लड़की के हाथ का पानी भी पी चुकी हो और खाना भी खा चुकी। अब किस बात की नाराजगी? हमारे साथ चलो। माँ को सारा माजरा समझ आ चुका था। रमेश ने कहा, माँ जाति और धर्म तो हम इंसानों ने बनाए, भगवान ने तो हमें सिर्फ इंसान ही बनाया था और इंसानों ने अनेक धर्म और जातियों में हमें बांट दिया। अब तुम्हारी सहजातीय बहू पल्लवी तो तुम्हारी सेवा करने से रही। इससे अच्छा है कि तुम मोनिका की सास बन जाओ। माँ की नाराजगी भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने मोनिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा ही निम्न और तुच्छ जाति की ही समझा। मोनिका ने माँ के पैर छू लिए और उन्होंने मोनिका को अपने सीने से लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर की बड़ी बहू भी मान लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में कौन सी भूमिका आपको अच्छी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।